जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के 3 वीडियोज झारखंड इन्वायरमेंट इश्यू से संबंधित बनाया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीनों वीडियो में हम लोग झारखंड में पर्यावरण के जो घटक है उनके बारे में चर्चा किए, पहला दोनों में। और तीसरा लेक्चर था झारखंड में प्रदूषण, उसके कारण और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा किए। साथ ही साथ उसमें जो प्रदूषण बोर्ड है उसके बारे में चर्चा किए और कुछ नीति के बारे में चर्चा किए हैं लास्ट वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले या झारखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखने से पहले हम लोग को सबसे पहले बेसिक चीज़ ये ज़रूरी है कि जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन क्या ये प्राकृतिक रूप से होती है या मानव निर्मित, या दोनों तरीके से होती है। तो ये सब को हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन जैसे कि टॉपिक का अगर हम लोग दोनों को मतलब विखंडन करें कि जलवायु परिवर्तन मतलब परिवर्तन किसका हो रहा है, जलवायु का। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि जलवायु क्या है। तो अगर कोई एक क्षेत्र विशेष है जहाँ से 30-40 साल से लगातार वहाँ का जो 30-40 साल का जो एवरेज जो मौसम है उसको हम लोग जलवायु कहेंगे। मान के चलिए भारत में हम लोग रहते हैं। भारत का जो जैसे कि जनवरी महीने में यहाँ ठंडा रहता है, तो ये क्या है, ठंडा जो जनवरी महीने में रह रहा है ये क्या है, जलवायु है यहाँ की। मार्च, अप्रैल, मई, जून में हम लोग का यहाँ मार्च से लेकर यहाँ तक मतलब गर्मी शुरू हो जाती है। तो भारत की जलवायु में मार्च महीने क्या हो रहा है, यहाँ गर्मी है, तो ये एक जलवायु है। लेकिन मौसम क्या है ये भी समझना है। तो मौसम एक दिन में या एक पल में चेंज होता है। जैसे सुबह बारिश का मौसम हो सकता है, शाम में धूप आ जाता है, धूप का मौसम। तो मौसम एक छोटे टाइम पीरियड में होता है, जबकि जो जलवायु है ये पूरे लंबे दीर्घकालिक को बताता है, जैसे कि 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो इस तरीके से। तो अब हम लोग देखेंगे तो हम लोग जलवायु समझ में आ गया कि जलवायु एक क्या है, एक दीर्घकालिक घटना, दीर्घकालिक मौसम का जो औसत है उसको हम लोग मौसम कहेंगे। अब हम लोग को ये देखना है क्या पृथ्वी पहले से हम लोग जिस कंडीशन में हैं क्या पहले भी पृथ्वी इसी तरीके थे या और कुछ चेंज हुआ है, या अभी जो हम लोग जलवायु परिवर्तन सुन रहे हैं ये क्या अभी हो रही है या इसके पहले भी हुई होगी। तो अगर हम लोग पृथ्वी के निर्माण की बात करते हैं तो जब पृथ्वी का निर्माण होता है उस टाइम जब मतलब बिग बैंग की सिद्धांत के तहत जब 2 टक्कर हो गए पिंडों का, तो उस टाइम पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था उसके बाद चेंज होते हुए क्या हुआ, पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे बहुत मतलब ठंडा हो गया। ठंडा इतना हो गया कि यहाँ पूरे पृथ्वी में आइस जम गया। तो ये क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हो गया। पहले गर्म था जब बना पृथ्वी, उसके बाद ठंडा हो गया। अब ठंडा होते हो जब गर्म पूरा आइसलैंड पूरा बन गया, हिमयुग जब पूरा आ गया, तो हिमयुग से बाद मतलब यहाँ पे जब पुरापाषाण काल का जो टाइम है उस टाइम हिमयुग से फिर गर्म होना शुरू हो गया और पृथ्वी गर्म होते होते अब इस स्थिति में आ चुका है। तो मतलब हिमयुग में जो हिमयुग था वहाँ पे पूरा पृथ्वी का आवरण बर्फ से ढकी हुई थी, और उसके बाद मतलब जैसे पुरापाषाण काल आता है तो वो मतलब हिमयुग से पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होता है और आगे आते हुए हम लोग को एक रहने के लिए एक आवासीय क्षेत्र या आवासीय क्षेत्रों का हम लोग प्रदान करते हैं पृथ्वी। तो ये हम लोग देखें कि पृथ्वी इसके पहले भी परिवर्तन मतलब कर चुका है अपने जलवायु को। पहले गर्म था, फिर शीतकालीन आया मतलब हिमयुग आया, फिर गर्म अभी चल रहा है, और अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ और सिर्फ इंसान या सिर्फ और सिर्फ मानवीय गतिविधि के कारण जलवायु परिवर्तन हो रही है। जलवायु परिवर्तन जो हो रही है ये प्राकृतिक कारण भी है, लेकिन उसमें जो उसकी इंटेंसिटी मानवीय गतिविधि ने बढ़ा दी है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों का ये कारण है। तो हम लोग जलवायु क्या है वो देखिए, जलवायु परिवर्तन क्या है उसको संक्षेप में हम लोग उनके हिस्ट्री देखिए। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है हम लोग धीरे धीरे उसको हम लोग देखेंगे। जो हमारे
देखने में या हमारे जो समझ में आता है, पहले क्या होता था कि ठंडा ज़्यादा लगती थी। अब क्या होता है, ठंडा उतना नहीं लग रहा है जितना 5 साल या 10 साल पहले हम लोग को लगता था। पहले जो बारिश होती थी वो एक निश्चित समय में होती थी, मार्च अप्रैल शुरू हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, बारिश का जो ड्यूरेशन है, बारिश अब थोड़ा लेट से आने लगी। और जो पहले थोड़ा अगर कहीं 2 दिन 3 दिन बारिश में, मतलब 2-3 दिन में जितनी बारिश हो रही थी उतनी 1 घंटे में बारिश हो रही है या 2 घंटे में बारिश हो रही है। तो क्या हुआ कि मतलब जो उसका जो परिवर्तन, ये सब जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये जलवायु परिवर्तन का ही एक परिणाम है। बीमारियों का आना, जैसे कोरोना वायरस है, ये क्या है, एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जैसे जैसे पृथ्वी में ग्लोबल मतलब यहाँ की तापमान बढ़ती जाएगी, वैसे बीमारियों की संख्या बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन नए नए बीमारी आते रहेंगे। तो ये सब प्रभाव किसका है, ग्लोबल वार्मिंग का। झारखंड में अगर देखें तो जैसे कि 2009 तक झारखंड में डेंगू का केस एक भी नहीं था, लेकिन 2010 में एक ही बार 27 आ गया। तो ये सब क्या, ये बीमारी का जो लक्षण आ रहे धीरे धीरे, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन का ही कारण है। जहाँ नदियाँ सूख जा रही है, फॉरेस्ट जो है अपने आप आग लग जा रहा है, तो ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग है उसका ये कारण है। तो ये सब जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक जलवायु परिवर्तन का एक भाग है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि झारखंड के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन क्या है, क्या झारखंड में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। नॉइज पोल्यूशन हो रहा है थोड़ा। तो झारखंड में जो परिवर्तन हो रहा है, चूँकि जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज कहीं मतलब विश्व का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता है ग्लोबल वार्मिंग से। तो झारखंड में भी बेशक उसका प्रभाव पड़ रहा है। और इसी के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए अलग से मीटिंग होती है, जैसे COP अभी हम लोग का मिस्र में हुआ है। तो ये सब क्या है, तो COP27 की जो मीटिंग मिस्र में हुई अभी, तो ये सब क्या होता है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या इसकी जो प्रभाव को कम करने के लिए हर साल मीटिंग की जाती है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है। अच्छा, इसका जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या जो हिमालय क्षेत्र का जो ग्लेशियर है वो क्या होगा, पिघलेगा। और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो उनकी पानी कहाँ तक आएगी, समुद्र में। और समुद्र की पानी क्या होगा, जल स्तर बढ़ जाएगा। ये कारण है, मतलब इसका प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग का। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं झारखंड में जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण का हम लोग देखेंगे। और इसके तहत झारखंड ने क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही झारखंड सरकार के द्वारा। और झारखंड सरकार विभिन्न वैश्विक संस्थान या भारत सरकार के साथ मिलकर कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं उसको भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी जो हम लोग इतना चर्चा किए हैं वो PT के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था, बस हम लोग को समझना जरूरी था इसलिए समझा दिए। अब हम लोग जो PT के लिए या फिर जो वन डे एग्जाम में पूछता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये हम लोग को देखिए, इन्वायरमेंट लेक्चर 04 है, इसके पहले 3 हम लोग कर चुके हैं। हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो हम लोग सबसे पहले करेंगे कि जो झारखंड में जलवायु परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव हो रहा है। झारखंड में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ये हम लोग का अभी टॉपिक है जो हम लोग पढ़े थे। इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, 2009 तक डेंगू क्या था, झारखंड में नहीं था, डेंगू नहीं था। क्रॉस का मतलब नहीं है, ठीक, 2009 तक। अभी हम लोग का क्या है कि जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र हम लोग का कम हो रहा है। झारखंड में वन क्षेत्र कम हो रहा है, तो वन क्षेत्र झारखंड में कम हो रहा है। बीमारी की में संख्या बढ़ रही है, ये सब आएगा। फिर जो भूजल भंडार है ये भी हम लोग का कम हो रहा है। भूजल का स्तर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये सब हम लोग हो रहा है प्रभाव। अब हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं
कि झारखंड में जो गिरिडीह जिला है, अच्छा जो भी जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैस ये मुख्य कारण है। तो ग्रीन हाउस गैस उसके ऊपर हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस इसके कारण क्या होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसमें कौन कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन CH4 मीथेन हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये सब याद रखना है। याद क्या मतलब, हम लोग को याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब है। अब हम लोग देखते हैं कि जो झारखंड में सर्वाधिक, झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कहाँ होता है, उत्सर्जन गिरिडीह में होता है। कहाँ पे, गिरिडीह में। ये याद रहेगा, ये याद रखना है कि झारखंड में सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो गिरिडीह में होता है, ये याद रखना है। कुछ कुछ जो फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। झारखंड की अगर औसत टेम्परेचर है तो हम लोग जलवायु में पढ़ चुके हैं कि 140 सेंटीमीटर होती है। तो ये सब हम लोग देखे हैं। लेकिन अगर झारखंड में अगर देखा जाए तो रांची में जो वर्षा है, रांची में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो रही। कहाँ पे, रांची में। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण रांची में वर्षा की मात्रा वृद्धि हो रही है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में क्या हुआ है, नेगेटिव गया है। तो ये हम लोग देखें, ये दोनों किससे संबंधित है, वर्षा से संबंधित। तो ये हम लोग देख लिए कि रांची में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो रही है और जबकि बाकी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है। तो ये सब हम लोग देख लिया। अब झारखंड सरकार UNDP के साथ मिलकर झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित करते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा एक ही कलर में हो गया, कोई नहीं। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या देखते हैं कि झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन क्रियान्वयन इकाई, झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई। तो ये जो झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई है, इसको हम लोग देखते हैं। चूँकि जो जलवायु परिवर्तन किसी एक क्षेत्र का ये नहीं होकर पूरे विश्वव्यापी रूप से ये प्रभाव डाल रहा है, तो इसमें जो झारखंड सरकार के साथ UNDP मतलब गवर्नमेंट ऑफ झारखंड प्लस UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के दोनों मिलकर झारखंड में मतलब झारखंड जलवायु केंद्र स्थापित करते हैं। दोनों मिलकर क्या स्थापित करते हैं, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र। झारखंड राज्य जलवायु केंद्र का क्या करते हैं, स्थापना। झारखंड राज्य जलवायु जो है, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना क्वेश्चन में पूछता है कि झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना कौन कौन मिलकर किए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड मतलब झारखंड सरकार और UNDP कौन क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। UNDP के बारे में, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो UNDP का अगर इसका हेडक्वार्टर देखें, इसका जो हेडक्वार्टर अगर देखें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, तो इसका केन्या में है, केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है। तो ये हम लोग देख लिए यूएनडीपी के बारे में इतना। अब जो झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना कौन कौन करती है, झारखंड सरकार और यूएनडीपी। आगे हम लोग देखेंगे भारत सरकार के साथ भी झारखंड सरकार जो है भारत सरकार के साथ भी योगदान कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गठित जो इसके साथ जो गठित है NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म पहले पूछता है कि NAPCC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो NAPCC जो है ये भारत सरकार की एक योजना है जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भारत सरकार ने इसके तहत 8 योजनाओं की लॉन्च करते हैं। कितने? 8 योजनाएं। तो ये 8 योजना को भी हम लोग थोड़ा संक्षेप में देख लेंगे। NAPCC के तहत जो 8 योजनाएं हैं, तो इसका NAPCC का फुल फॉर्म नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो इसके जो 8 मिशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, NAPCC के 8 मिशन। ये कभी कभी पूछता है कि कौन कौन सा मिशन इसमें NAPCC का भाग है और कौन कौन सा नहीं है। तो पहला नंबर जो हम लोग का होगा उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन पहला। दूसरा हो रहा है नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन। तीसरा होगा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट तीसरा हो गया। चौथा जो है नेशनल मिशन फॉर इंस्टेंट एनर्जी इफिशिएंसी। तो मतलब जो राष्ट्रीय मिशन जिससे मतलब एनर्जी को इफिशिएंट करना है। तो अगर हम लोग इसको नेशनल मिशन इन्हेंस्ड मतलब बढ़ाना, इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। 4 हो गया। 5वां जो होगा हम लोग का नेशनल मिशन नेशनल मिशन किससे संबंधित होगा, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। जो हिमालय क्षेत्र में जो क्लाइमेट है उसको बचाने के लिए ये है। और ये ऊपर वाला कौन था, ये एनर्जी की जो इफिशियंसी है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये है चौथा वाला। 5वां वाला जो अभी लिखने जा रहे हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जो हिमालय के क्षेत्र के आसपास जो इकोसिस्टम है उसको सतत रूप से विकास करना है, इसका मतलब हो रहा है सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक। 5वां हो गया। 6ठा में होगा नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ए क्या, ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। और 7वां जो हम लोग लिखेंगे नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। नेशनल मिशन किसके बारे में करना है, ये नेशनल मिशन क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए सतत ज्ञान प्राप्त करना, मतलब जागरूकता बढ़ाना है, वो सब के लिए है।
और एक नेशनल मिशन किसके लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब सतत कृषि के लिए। तो जो ये 8 मिशन है, ये 8 मिशन को भी हम लोग को याद रखना है। और ये 8 मिशन किसका है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए COP27 जो अभी हो रही है, मतलब 27 जो अभी मिस्र में होने वाली है, उसमें सभी देश को अपना कुछ बताना पड़ता है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए उस देश ने क्या क्या काम कर रही है। तो भारत सरकार ने ये मतलब NAPCC उसी के लिए लगाया है कि हम लोग जो ग्लोबल क्लाइमेट जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग का उपाय क्या क्या कर रहे हैं। तो NAPCC के तहत जो 8 मिशन है वो इसी के तहत बनाया गया है। जैसे नेशनल सोलर मिशन के तहत यहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की गठन की जाती है। वाटर मिशन के लिए हर घर नल हर घर जल वाला योजनाएं चला रही है। सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए कुछ मतलब हर क्षेत्र में एक सस्टेन तरीके से रह सके उसके लिए है। एनर्जी को इफिशियंसी बनाना है उसके लिए ये है। फिर हिमालयन क्षेत्र में भी मतलब इकोसिस्टम बेहतर बनाए रखे तो उसके लिए ये वाला है। ग्रीन इंडिया, इसके तहत जितनी भी योजनाएं हैं उसको ग्रीन इंडिया के तहत लाना है। फिर जलवायु परिवर्तन के लिए सतत ज्ञान देना होगा कि कैसे हम लोग को इसके प्रभाव से बचा जा सकता है या कम किए जा सकते हैं। और अंतिम हो रहा है सतत कृषि। तो सतत कृषि किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो ये सब जो 8 मिशन है इस सबको हम लोग को देखना है। इसके तहत जो हम लोग का इम्पोर्टेंट होगा हम लोग के लिए ज़्यादा ये होगा ये वाला, क्योंकि इसमें ग्रीन मिशन जो है ये क्या है कि क्लाइमेट से मतलब वन पौधारोपण को बढ़ाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे कि नेशनल मिशन क्या है, ग्रीन इंडिया ना, नेशनल मिशन ग्रीन इंडिया है। इसके तहत 4 राज्यों में वन के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए ये लाया गया है। तो पहला इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये झारखंड भी उनमें से एक है। झारखंड, फिर केरल, मणिपुर और मिजोरम। तो ये सब में क्या करना है, जंगल मतलब वन की घनत्व को बढ़ाना है। तो ये जो नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया जो आ रहा है, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया के तहत जो हम लोग काम कर रहे हैं वो कौन कौन से राज्य में है, झारखंड में है, केरल में है, मणिपुर में है और मिजोरम। इसका काम क्या हो रहा है, वन क्षेत्र की जो वनों का जो घनत्व है उसको बढ़ाना है। तो इस तरह से हम लोग ये वाला देख लिए कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में झारखंड में क्या उसका टारगेट है। और साथ ही साथ हम लोग का जो झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन क्रियान्वयन है उसको भी हम लोग चर्चा किए हैं। तो इसी के तहत झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट की भी गठन की जाती है विभिन्न भागों के द्वारा। कौन से, झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट, उसकी भी चर्चा की जाती है। तो आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे कि जो मतलब इसमें और एक चीज़ देखा जाता है, अगर झारखंड का अगर जो टेम्परेचर है यहाँ अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री भी अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पे टमाटर का जो खेती होता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो मतलब चावल की उत्पादन में 0 से लेकर 40% तक तथा टमाटर के उत्पादन में 40% की गिरावट आएगी। मतलब ये सब परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो हम लोग चूँकि भारत सरकार ने जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज गठन किया है उसके तर्ज पे झारखंड में भी उसका एक एक्शन प्लान कर दिया गया है। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2014 ने एक रिपोर्ट जारी की है। कौन सा, तो चलिए उसको एक बार देख लेते। तो अभी जो हम लोग स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में जो 2014 में झारखंड सरकार ने जारी किया है, इसके तहत हम लोग इसके उद्देश्य को देख पाएंगे। उसके उद्देश्य में क्या क्या होगा, जैसे कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है उसको मानचित्रण करना या उसका पहचान करना। फिर जो ज़्यादा प्रभावित जिस क्षेत्र पे है, जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, उसको मतलब मानचित्र करना और उसको इंगित करना है कि कहाँ पे इस टाइप से परिवर्तन देखने को मिल रही है। तो इस तरह से इसका उद्देश्य है। तो इसके तहत जो सबसे संवेदनशील जिला है झारखंड का, सबसे संवेदनशील
जिला। तो इसका उद्देश्य तो समझ में आ गया ना। उद्देश्य क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो मतलब दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अगर कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर कहीं सूखा आ रहा है, तो वो सब क्षेत्रों का पहचान करना इसका उद्देश्य है। और इसी के तहत जो सबसे संवेदनशील जिला जो घोषित किया गया है वो हमारा सरायकेला खरसावां है। कौन सा है? सरायकेला खरसावां है। तो सबसे ज़्यादा जो सरायकेला खरसावां जो सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील है, संवेदनशील जिला कौन है? सरायकेला खरसावां है। तो ये सब हम लोग देख लिए। और एक चीज़ और एक पॉइंट इसमें नोट करना आवश्यक है कि जो भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क एक है, उसके तहत 3 राज्यों में इसका मतलब एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको गठन किया जा रहा है। लिख लेते हैं, भारतीय कृषि में परिवर्तन, भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क। अगर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखें तो CC मतलब क्या होगा? ये CCKNIA। तो नॉलेज नेटवर्क और I से क्या हो रहा है? इंडियन एस एग्रीकल्चर, और C से क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक, तो इसके तहत 3 राज्य को लिया गया है। और ये कब है? ये 2013। ये याद रखना है कि भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क का गठन कब किया है? 2013 में। तो इसके तहत 3 राज्य है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, फिर झारखंड और फिर ओडिशा। ये 3 राज्य है। और झारखंड में ये फिर 2 और जिलों में जाकर ये विभक्त होता है। कौन कौन सा 2 जिला है? एक पूर्वी सिंहभूम, और दूसरा रांची। तो इस तरह से हम लोग क्या किए ना कि दिख रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो झारखंड में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव को देखिए, और उसके प्रभाव को निदान करने के लिए वैश्विक संस्थान जैसे कि UNDP के साथ क्या क्या योजनाएं चल रही है, साथ ही साथ भारत सरकार के साथ क्या क्या योजनाएं चल रही है, इसको हम लोग अच्छा से देखिए। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें पूछने का कुछ उतना रहता नहीं है। इसका लगभग सब जो जलवायु परिवर्तन है उसके उद्देश्य या उसके कारण पे रहता है, और 4-5 जो फैक्चुअल है उसको हम लोग देख लेना है। जैसे SAPCC का कब आया है? तो 2014 में आया। इसके तहत संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावां है। फिर भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क का गठन कब होता है? 2013 में। इसके तहत झारखंड के कितने जिले शामिल है? तो 2 जिले शामिल है, पूर्वी सिंहभूम और रांची। तो इस सब क्या है कि मतलब एक कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाने का ये सब टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसको अच्छा से कीजिएगा और अच्छे से नंबर लाने का कोशिश कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।